तो आगे भी काम आएगा। अभी DRK सिस्टम 1935 में मैंने बताया था, वो प्रोविंसेस में चलाया गया था DRK सिस्टम 1919 में, और 1935 के एक्ट में वही DRK सिस्टम जो है वो उठा करके सेंटर पे रख दिया जाएगा और प्रोविंसेस को फ्रीडम दे दी जाती है, ऑटोनॉमी दे दी जाती है। ठीक है, सो करते हैं शुरू। चलिए अच्छे से करो, अच्छे से करो। अब देखिए, DRK सिस्टम मैंने बताया तो था आपको, बट क्या पागलों की तरह नहीं करो, समझ आया अच्छे था से कि करो, नहीं? बोलने का मतलब अच्छे से करो। देखो ले पैर गिरना मत है। अच्छे से करो बेटा, अच्छे से करो। तेल क्यों दिख फेंक रहे रहे हो हैं? इतना? मालिश करो जो है, वो देखिए ये सारी चादर खराब कर देगी। So, Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये पहले भी किया था, पर ये है कि काफी इम्पोर्टेंट भी है, दोबारा से करना भी जरूरी है। हो सकता है इसमें कोई चीज मिस भी रहे होगी हो। ठीक है, सो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो 1909 और 1919 का एक्ट है उसको भी इम्पोर्टेंस है, बाकी जितने भी पढ़े हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं और सभी को आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर, और क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं उससे। अब देखिए, कल तो मैंने बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था वहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी बनाया गया पहली बार 1919 के एक्ट में। मतलब बाइकैमरल का मतलब द्विसदनीय। ठीक है, 2 सदन होंगे, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा। और DRK सिस्टम भी लगाया गया इन दी प्रोविंसेस, जहाँ की बात की गई कि जो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 तरह के सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल और दूसरे बताए थे मैंने आपको, कौन से? रिजर्व और ट्रांसफर्ड। अब देखिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो रिजर्व थे और ट्रांसफर्ड थे, तो वो दोनों ही कैसे कैसे कौन हैंडल करेगा? गवर्नर ही करेगा, और वो एक केस में कौन करेगा और दूसरे केस में कौन करेगा, इसको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आई थी कि जो DRK है वो प्रोविंसेस में अबॉलिश कर देगी, मतलब जो प्रांत हैं वहां पे उसको खत्म कर दिया गया, और ये फेडरल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर देगी, संघीय स्तर पर इसको शुरू कर दिया गया। सो पहला ही पॉइंट बन जाता है, DRK was abolished, ठीक है, DRK was abolished in the provinces but it was introduced in the फेडरल लेवल। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कि हमारा जो रिजर्व और वो था सिस्टम, वो पहले प्रोविंसेस में था, सॉरी हाँ प्रोविंसेस में था, उसको यहाँ पे उल्टा कर दिया, बदल के फेडरल लेवल पे ले गए, मतलब संघीय लेवल पे ले गए, संघीय स्तर पर ले गए, सेंटर। और इसी बात को हम बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोविंसेस में जो है वो ऑटोनॉमी दे दी गई, उसकी उनको फ्रीडम दे दी गई। ठीक है, उनको कहा गया कि आप जो हैं प्रांतीय स्वायत्तता के हकदार हैं। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब आपको जो है वो फ्रीडम है इस चीज की, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन आए, और ये बहुत बार आता है क्वेश्चन ऐसा
कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो किस अधिकार से दी गई थी, मतलब हायरार्की जो है वो हटाई गई प्रोविंसेस में और फेडरल लेवल पे लगाई गई, या फिर एक तरह से आए तो 1919 का एक्ट याद रखिए, यहाँ कहाँ लगाई थी और वहाँ कहाँ लगाई थी, ठीक है, 1935 में। अब देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि कानून बनाने के विषय जो हैं अलग अलग, वो सेंट्रल लिस्ट में अलग हैं, स्टेट लिस्ट में अलग हैं, कॉन्करेंट में अलग हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट जो है वो यहाँ पे बनाएगी, मतलब बोलने का है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो चीज यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। इस केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का वितरण कहाँ किया गया, 3 लिस्टों में। फेडरल में 9 आइटम्स डाली गई, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स डाली गई और कॉन्करेंट में 36 आइटम्स डाली गई, ठीक है। और एक और जो चीज आई, अगर इन केस इन तीनों में नहीं जो आई, जो रहेंगी रेजिडुअरी पावर्स, वो वायसरॉय के पास रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्ट को बोला जाता है ना कि ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 70% प्रोविजन यही से ली, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, कंघी टूट जाएगी, पापा की टांगों पे कर दे मालिश, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, वो कर पापा की टांगों पे मालिश, कंघी वो कर पापा की टांगों पे। The division of subjects was made into 3 लिस्ट, ठीक है। कितनी लिस्ट बनाई गई थी, 3 लिस्ट बनाई गई। फर्स्ट इज फेडरल, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। फिर दूसरी बनाई गई प्रोविंशियल, जिसको हम आज स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और तीसरी कॉन्करेंट ही थी, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। ये तीनों ही लिस्ट जो है वो बना देगी। शुरुआत में जब 1935 में बनी तो इसमें 59 आइटम, 59 विषय, इसमें 54 विषय और इसमें 36। तेरे को सब देख रहे थे आज उधर। इन विषयों को याद रखने की जरूरत नहीं कितने कितने हैं, पर आपको मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1945 में आया था, उसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये एक वर्ड में आप लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। आज ही तरह से काम होता है, ठीक है। आज का जो सिस्टम है वो यही है। तो फेडरल सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया गया, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। एक एस्टेब्लिशमेंट की चीज की हुई ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको एक माना गया, ठीक है। मतलब वो एक माना गया, लेकिन जो फेडरेशन है वो कहीं न कहीं इनके, ठीक है, इम्पैक्ट में, इसके प्रभाव में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी फेडरेशन इसके प्रभाव में? क्योंकि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरल सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। क्या बोला? अब देखो, इसको आप इस तरह से समझेंगे कि यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। इतना आप समझ लेंगे वो भी काफी है, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जो मम्मा को मारेंगे लोग, प्रिंसली स्टेट्स हैं, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली जो है वो चीजें नहीं मानी है, मगर इन केस कल को ये चीज बताएगी कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है, और वो हुआ भी 1947 के बाद, कि भाई उनको फेडरेशन में आना ही पड़ेगा। तो ये चीज इसी समय तय कर दी गई थी कि ये चीज इसी समय तय कर दी गई थी कि जो कल को अगर हम मतलब ये आजाद होते हैं तो इनको फेडरेशन सिस्टम में आना ही पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझेंगे, तो फिर रियासतों का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, राजसी सिस्टम जो है वो रियासतों का खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है उनको एक माना जाएगा, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अलग ही रहेंगी, ठीक है। और इसमें ये बात हुई कि जो बाईकैमरलिज्म है, जो मैंने अभी बताया था कल 1919 के एक्ट में, ठीक है। बाईकैमरलिज्म मतलब जो हमारे द्विसदनीय चीजें हैं, ठीक है, जिससे 2 सदन बनेंगे, तो वो बाईकैमरलिज्म जो है वो 11 में से 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि इसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कानून अच्छे से बने, इसीलिए हम 2 सदनों को जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे आज हम अगर कानून बनता है हमारा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है, ताकि सही से लोकसभा जो है लोगों की डायरेक्ट जो वोट लेके आए हैं और राज्यसभा जो इनडायरेक्टली वोट लेके आए हैं, मतलब बोलने का ये है कि तो हायर हाउस है, ठीक है, वहाँ पे विद्वान लोग भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसीलिए उसको अपर हाउस भी कहते हैं, ताकि जो डिबेट सेशन है वो सोची समझी हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि लोगों ने चुना हुआ है वैसे कुछ, मतलब एक तरह से समझो कि गवार लोग ही आगे हैं एमपी बन के और उन्होंने कुछ कानून बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो वो लोकसभा से जो बन गया वो बन गया, फाइनल है। हालांकि पावर उनके पास ज्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कानून जो है वो राज्यसभा को भी करने पड़ते हैं। सिर्फ मनी बिल्स वाले जो हैं वो उसमें राज्यसभा को बाईपास किया जाता है, बाकी बिल्स पे तो राज्यसभा का भी यस और नो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को देखा गया कि यहाँ पे बाईकैमरलिज्म जो है वो उसको बढ़ाया गया, ठीक है। अगर हम 11 प्रोविंसेस है मतलब उस टाइम पे, तो 11 में से 6 आधे से ज्यादा जो प्रोविंसेस है वहां पे बाईकैमरलिज्म जो है वो कर दिया गया स्टार्ट, ठीक है। सो इन प्रोविंसेस कितने प्रोविंसेस आउट ऑफ 11, 6 में बाईकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। अगर हम बात करें जो हमारा इसमें और सिस्टम था वो ये था कि जो गवर्नर है, ठीक है, उसको पावर्स दे दी जाए कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करें। पावर का मतलब देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है आर्बिट्रेरी पावर, एक होती है डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। देखो आर्बिट्रेरी पावर वो होती है जो मनमाने ढंग से अपनी शक्ति माने, ठीक है। आपने मनमाने ढंग से मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं, कोई सोच समझ नहीं, उसके मन में आया तो वो उसने कर दिया, उसके पास शक्ति है इसलिए मेरे पास जो शक्ति है मैंने कैसे भी वो कर दिया तो कर दिया, ठीक है। वो होती है आर्बिट्रेरी पावर। एक होता है जैसे आप बोल सकते हैं चाहे डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर को हम हिंदी में बोलते हैं विवेकाधिकार, ठीक है। मतलब उस बंदे ने उसको जो पावर दी गई है उसका पूरा लॉजिक, उसको पूरे विवेक से शांति से सोच समझ करके, ठीक है, उसका पूरा जो है वो एक तरह से आउटपुट देखते हुए सब कुछ सोच समझ के जो है उसने वो काम किया, ठीक है। तो एक बिना सोचे समझे मनमाने ढंग से और एक बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से लिया हुआ डिसीजन, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर जो था, ठीक है, गवर्नर जो है इनको पावर्स जो है वो डिस्क्रिशन की दी जाती है कि वो अपनी विवेका बुद्धि अनुसार, विवेक के मतलब अकॉर्डिंग जो है वो अपने कुछ मैटर्स में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है, ठीक है। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, ठीक है। गवर्नर की ये डिस्क्रिशन होती है कि कुछ केसेस में, ठीक है, कुछ के बहुत सारे केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, मगर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिटेलिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो गवर्नर है इनको डिस्क्रिशन की पावर दी गई है सर्टेन मैटर्स के ऊपर, और एक्ट जो है वो इन चीजों को प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गवर्नर होता है पोस्ट, इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, ठीक है। आज के युग में अगर हम बात करें गवर्नर की तो इस समय पे गवर्नर एक ऐसी पोजीशन है जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, ठीक है।
जब भी सेंटर चाहे, एक तरह से सेंट्रल एजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है वो भी यहीं पे क्रिएट की गई इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। एंड द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब जो पावर में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विल अपॉइंट गवर्नर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इस एक्ट में लिखी गई। वैसे ये कनाडा से इंस्पायर्ड है, ये एक्ट में तो है मगर कनाडा से भी इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देखी गई, ऑल इंडिया कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं ना फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट आपको पता है क्या है हमारा, कौन है फेडरल कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था 1773 के अकॉर्डिंग, 1774 में बनाया था सबसे पहले, वो कलकत्ता में बनाया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बन रहा है अब तो दिल्ली में हो चुकी है राजधानी 1911 से, 1911 से। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसकी जो पावर्स हैं वो इस एक्ट में दी गई है, ठीक है। ये इस एक्ट में जो पावर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लेता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज का सुप्रीम कोर्ट है, जिस हिसाब से इसकी फंक्शनिंग जो है इसमें दी गई है वो आज के सुप्रीम कोर्ट के पास वो ही सारे कानून और सही सारी पावर्स देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट बना था एक्चुअल में जब हमारा देश आजाद हो गया था उसको पूर्ण रूप से, तो वो 28 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो चुका था उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को शुरुआत किया गया था इसकी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट तब शुरू हुआ जब हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। एक ये बात है। और दूसरा जो है वो हमारा एक फेडरल बैंक भी शुरू किया गया था, ये हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। फेडरल बैंक वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। फेडरल बैंक क्या है, जिससे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो देश का करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब इसमें काम आपको मैंने बताया ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, ताकि यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, आर्थिक विकास या फिर यहाँ पे करेंसी जो सर्कुलेशन है इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता बनाए रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये सारे काम है। आज शायद मैंने भेजी भी थी चीज आपको आरबीआई को लेकर, मैंने बताया था थोड़े दिन पहले एमपीसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, ठीक है। मैंने शायद भेजा था, आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, आज मीटिंग हुई है, ठीक है। ये देखिए, ये पढ़ा होगा आपने, आरबीआई रेपो रेट कट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अगस्त 2025 टुडे लाइव आज हुई है। तो इसमें अभी तक ये जो डिसीजन लिया गया इसको रिमेन्स अनचेंज, मतलब रेपो रेट आरबीआई ने चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे रखा। कितना रेपो रेट इस टाइम पे 5.5%, ठीक है। मैंने बताया था ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है जिसको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 आरबीआई के बाहर के होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो आरबीआई का जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं 6, इसको हेड कौन करता है आरबीआई के गवर्नर। आपको पता है कौन आरबीआई के गवर्नर, अभी लिखा भी हुआ है संजय मल्होत्रा, वेडनेसडे आज की बात हो रही है। He said that the neutral policy stance continues even as the tariff situation continues to evolve, ठीक है। अब देखो इसने अपनी बात की ही है, संजय मल्होत्रा जी ने क्या कहा कि न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी इवन एज द टैरिफ सिचुएशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व। जो टैरिफ सिचुएशन किसकी बोल रहा है ये, यूएस वाले, ठीक है। अगर वो वैसे भी चलते रहे तब भी वो ऐसी चलती रहेगी, हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। इन जून
ठीक है। तो एमपीसी अनाउंस, जून मतलब 2 महीने पहले जो भी थी, 2 महीने बाद होती है ये बात। तो एमपीसी अनाउंस द बिगर देन एक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट्स कट। अब देखो ये जो होता है ना बेसिस पॉइंट्स, अगर 50 बेसिस पॉइंट्स दिया है आपको तो इसका मतलब ये है कि जून महीने में एमपीसी ने क्या अनाउंस किया था, बिगर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बड़ा, ठीक है, कि 50 बेसिस पॉइंट्स जो है वो कट कर दिया। बोलने का मतलब ये है कि 0.5%, आधा प्रतिशत कम कर दिया। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब आधा प्रतिशत, 100 बेसिस पॉइंट हुआ 1%, ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब आधा प्रतिशत कम कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी कितना रेपो रेट 5.5%, तो इसीलिए मैंने कटिंग आपको भेजी थी। इसके ऊपर और डिटेल में आएगा कल या परसों न्यूज़पेपर में, तो और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ा था किसी ने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। ठीक है, ओके। अगर नहीं पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा था उसको लिख दिया, अगर पढ़ा है तब भी बहुत अच्छी बात है। और जब देखते हैं हम, देखिए जब भी हम ये चीजें पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकली देखना कि आज के करंट में क्या चल रहा है, तो वो जरूरी है। रेपो रेट पढ़ा, रेपो रेट समझा, आजकल क्या चल रहा है उसको वैसे ही रखा। एमपीसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है, क्या वो डिसाइड करते हैं, क्या उसको बढ़ाते हैं तो उसके पीछे क्या तर्क देते हैं। अभी उसको वैसे रखा तो क्या तर्क दिया है ना, उसको कम करेंगे तो क्या तर्क देंगे। तो ये चीजें देखने वाली होती है, और वैसे भी जेन्युइन तरीके से आमी कौन भी थोड़ा सा आप समझने लगेंगे, इंटरेस्ट मिलने लगेगा आपको इन चीजों में। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि जो हमारा आरबीआई था वो भी एस्टेब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया, और यहाँ पे एक और चीज थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस मिशन जो है वो भी शुरू किए गए। जैसे आपको पता ना यूपीएससी होता है एक सेंट्रल लेवल पे, यूपीएससी जैसे हिमाचल के लेवल पे आप देखेंगे तो एचपीपीएससी, जैसे आप और किसी स्टेट में देखेंगे तो स्टेट वाइज भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं होती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी ये भी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ की गई, इसी एक्ट में की गई थी, ठीक है। और इसके लिए कुछ बात कही थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, क्या कहा था इसके बारे में, एक बात कही थी मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है, कि इसका जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने इतना बड़ा एक्ट बना दिया, इसने सब कुछ दे दिया, एक बहुत अच्छा एक्ट है, उसको बुरा नहीं बोल सकते, मगर कहीं ना कहीं इसकी बुराई की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या बोला था इसको, कि आप एक ऐसी पावरफुल, ठीक है, पावरफुल ब्रेक वाला जो है वो एक तरह से गाड़ी दे रहे हैं हमें, ठीक है, कार है ऐसी जो पावरफुल ब्रेक तो है उसमें, ठीक है, मगर इंजन नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, जब चलेगी नहीं, तो आप पावरफुल ब्रेक देने का क्या फायदा, ठीक है। इस तरह से क्रिटिक किया था, उसकी आलोचना की थी उन्होंने इस एक्ट की। हालांकि उनका मानना इस तरह से था इसको कि क्यों इसने आलोचना की थी, हालांकि ये सिस्टम आज भी फॉलो हो रहे हैं और इसी एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बेस यही है। बोलने का मतलब ये था ना कि जब आपके पास मेन पावर तो आपके पास है, आप हमारे लिए ये चीजें बना रहे हैं मगर हमारे हाथ में तो पावर दे ही नहीं रहे, ठीक है। सो अल्टीमेटली द रियलिटी इज, सिंबॉलिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर इंजन मतलब पावर, जो रियल पावर है वो हमारे हाथ में दे रहे तब ये चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप अपने ही हाथ में रख रहे हैं और नाम हमारा लेके बना रहे हैं तो फिर गलत, ठीक है। तो ये इसीलिए उन्होंने ये बातें कही। चलिए बाकी देखिए, एक्ट सारे हो गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का मैंने बताया ही था कि जो माउंटबेटन प्लान के ऊपर ही बना था, ठीक है। जब माउंटबेटन प्लान को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास कर दिया, ठीक है, उसमें क्या चीज बोली कि ब्रिटिश रूल को हमने एंड कर दिया भारत में, एंड इंडिया और पाकिस्तान दो देश जो हैं इंडिपेंडेंट जो हैं और सॉवरन, ठीक है, एक तरह से एक स्वतंत्र और सॉवरन को क्या बोलते हैं, संप्रभुत्व, ठीक है, संप्रभुत्व जो हैं वो दो देश जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे मना लेता है और 15 अगस्त को इंडिया मनाता है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भी एबॉलिश कर दिया गया। क्राउन जो है वो अब हमारा सोर्स
अथॉरिटी का सोर्स नहीं रहेगा और इंडिया पाकिस्तान 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज बन जाएंगी, अपने अलग अलग तरीके से वो रहेंगे, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे चलाएंगे। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, जो कि माउंटबेटन प्लान को ही उन्होंने रेटिफाई किया था, उसको ही एक फाइनल रूप दिया था। ठीक है, अब आता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मैंने कई बार बताया आपको, कब बनी थी ये? देखिए इंटरिम बनी थी 1946, ठीक है, ऑन 2 सितंबर 1940। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 1946 में बनी। तो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये बनी तो इसमें न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत की, ठीक है, आप उस टाइम पे आपको पता है कैबिनेट मिशन भी आया था, उन्होंने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए भी सिफारिश की थी और बना भी। ठीक है, तो उसमें जो उनके पास टास्क था वो एक तरह से जो ब्रिटिश रूल से पावर को ट्रांसफर किया जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो एक तरह से क्या था इनके लिए टास्क। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो चीजें हुई, बट उससे पहले उनको पावर्स को ट्रांसफर करना था ब्रिटिश पावर से इंडिया के पास। ठीक है, आपको पता ही है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन जब आया, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो भेजा गया था एक हाई लेवल, तो 3 मेंबर थे, 3 बंदे आए थे वो, तो उनका मेन मकसद यही था कि हम रेडी हैं और अब हम आपको शीघ्र ही जल्दी से जल्दी ही जो है वो आपका देश जो है वो आपके हवाले कर रहे हैं। वी आर रेडी टू ट्रांसफर दी पावर। ठीक है, हम आपको ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं पावर को, बिना किसी झगड़े के, विदाउट एनी कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट। ठीक है, मगर उसमें वही बात थी, उनकी डिमांड थी कि भाई ऐसा हो वैसा हो, इसलिए जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को लाए थे। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है बहुत अच्छे से हिस्ट्री में। अब आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किसने किया था, हु वाज द चेयरपर्सन या हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो सीधी सी बात है, जो हेड करेगा वो ही पहला प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पोर्टफोलियो किसने क्या दिया था इनको, इसमें इनको मिला था एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि नया नया देश बना। ठीक है, अब दूसरे देशों के साथ जो है वो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने इसका नाम लिया था। ठीक है, आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे, वैसे तो इनके लिए वोटिंग हुई थी तो वो सरदार पटेल का नाम आया था, सरदार पटेल को कोई नहीं हरा पाया था, तो सरदार पटेल का नाम जो है वो सबसे ऊपर आया था। बट सरदार पटेल जो है वो आगे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है वो नेहरू जो थे वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में सही रहेंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो ऐसा बंदा चाहिए जो डिप्लोमेटिकली अच्छा हो, जिसकी कूटनीति अच्छी हो, जो बातचीत करने में ठीक हो। ठीक है, क्योंकि जो सरदार पटेल थे उनको बात करने का पता नहीं था, करने को पता बोलने पड़ते, ठीक है, ऐसा नहीं था। वो भी एक पढ़े लिखे वकील थे, बहुत पढ़े लिखे थे, मगर बात करने का मतलब ये होता है कि जैसे उन्होंने जो उन्होंने होम मिनिस्टर या मतलब अपने स्टेट्स को इकट्ठा करने का काम किया वो बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, और उनको पता है कि जहाँ पे शक्ति दिखानी है उन्होंने शक्ति दिखाई भी, जहाँ पे प्यार से काम हुआ उन्होंने वहाँ प्यार से भी काम निकाला। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा आदमी था जो एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है वो पुश कर सकता था, और उसने किया भी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो उनके था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनको मिली, और जो कॉमनवेल्थ रिलेशंस हैं उनको मिले, और साथ में हेड करने को मिला कि इसको आप हेड करेंगे, जो कि आगे जाके प्रधानमंत्री भी होगा भारत का। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या बन गए, हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर। हाँ, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इनके पास मिला था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये आपको पता होगा, सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी इनके पास आया और होम मिनिस्ट्री भी इनके पास आई। ठीक है, तीसरे जो है हमारे
इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वैसे तो ये बाद में पॉलिटिक्स में नहीं आए, ये पहले हमारे राष्ट्रपति बने थे, ये पता है आप सभी को। बट ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे परमानेंट। और राजेंद्र प्रसाद हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन थे ये? फूड एंड इसमें थे, मतलब ये इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य और कृषि मंत्री, ठीक है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, बाबू जगजीवन राम, सुना है किसी ने? बिहार से थी, एक दलित चेहरा है। ये जो लोकसभा की पहली महिला कांग्रेस की थी, वो क्या नाम उनका? मीरा कुमार के बाबूजी हैं ये, ठीक है। हाँ, उनके पिता थे ये बाबू जगजीवन राम, ठीक है। और ये बहुत फेमस चेहरा है, उस टाइम पे बहुत इनका जो है वो चर्चे थे। और ये एक दलित चेहरा है, ठीक है, मतलब एससी कम्युनिटी से आते हैं, जगजीवन राम। तो ये बने थे लेबर मिनिस्टर, ठीक है। उनको लेबर श्रम मंत्रालय दिया गया था, तो लेबर मिनिस्ट्री इनके पास थी, ठीक है। इसके अलावा नाम और आता है सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। अब ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, तो ये नाम भी याद रखना, ये पंजाब से थे सरदार बलदेव सिंह। और इनके पास था डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री थी इनके पास, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था ये मैंने बताया था, याद है किसी को? हाँ, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको जब हिस्ट्री में कि इनिशियली अगर हम बात करें शुरुआत में, ये रिलेक्टेंट थी, मतलब वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था इंटरिम गवर्नमेंट को, मगर बाद में लॉर्ड वेवन ने मनाया था इनको, ठीक है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, कि भाई आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके बाद अक्टूबर में इन्होंने ज्वाइन किया था, और लियाकत अली खान को एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय पोर्टफोलियो जो है वो दिया गया, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अभी तक देखिए कोई मुस्लिम नहीं देखा आपने, क्योंकि ये जो ऊपर मिनिस्ट्रीज मिली हैं वो सारी हिंदुओं को मिली थी। ये भी मिल जा रही थी अगर, बट ये जो है वो वेवन ने इनको मना लिया था, और इनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई लियाकत अली खान। एक और आदमी है आसफ अली, आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया, तो ये भी यहीं के थे, ठीक है, आसफ अली, आसफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, इस टाइम पे रेलवेज अलग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अलग है, मगर उस टाइम सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां पे सिर्फ पावर ट्रांसफर करनी है, तो एक बंदे के पास 2-3 मंत्रालय भी हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ सीखने के लिए ही है, क्योंकि अभी तो संविधान लागू तो हुआ नहीं, सिर्फ सीखने के लिए, जिस सिस्टम को समझने के लिए है। तो लियाकत अली खान और आसफ अली, ये आगे इसमें मुस्लिम लीग के। फिर सी राजगोपालाचारी, आपने सुना है इनका नाम, सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे? तो इनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है आपने। देखिए ये आपके पहले, ठीक है, ये बने थे एजुकेशन मिनिस्टर। अब देखो, एजुकेशन मिनिस्टर वैसे आजादी के बाद पहले कौन बने थे वो पता होगा आपको? कौन थे पहले आजादी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मगर जो इंटरिम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाली थी वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो राजगोपालाचारी के पास थी। अगर हम आजादी के बाद पहले आजाद भारत के, वो कौन थे? तो वो थे हमारे अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना। एक और नाम आ जाता है जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल। वैसे तो इनको नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, सभी के याद रखना, बट जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो लॉ मिनिस्टर। अब आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बट ये जो है लॉ मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में है। इंटरिम गवर्नमेंट
ये तब तक है जब तक संविधान लागू नहीं होगा। जब संविधान लागू हो जाएगा, संविधान बन के तैयार हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो फिर जो है इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन होने के बाद आपको पता है 1952 में जब हुए थे, तब फिर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट खत्म होकर के वो एक रेगुलर जो है वो हमारी लोकसभा बनी थी। उस टाइम पे मंत्री चेंज हुए। बट ये सिर्फ हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है। अब देखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई नवंबर 46 में, फिर उसको जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसको फॉर्मुलेट किया गया। उसमें कितने मेंबर थे ये आपको सबको पता ही है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कितने मेंबर थे टोटल संविधान सभा के? 389। हाँ, संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो टोटल मेंबर थे 389 में से 296 क्या थे ये? इलेक्टेड, जो कि ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग राज्यों को, अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 296 इलेक्टेड थे। और इसमें से कितने बचे? 93 जो है वो सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को देनी थी। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं भारत की, उनको डायरेक्टली यहाँ पे 93 बंदों को, 93 राजाओं को चुन लिया गया कि वो भी संविधान सभा का नंबर बने। क्योंकि कल को उनको पता है कि संविधान सभाओं को खत्म करना पड़ेगा, उनको मर्ज करना पड़ेगा हमारी यूनियन के साथ। तो आज उनको हाथ देंगे तो कल कोई तो नहीं बोलेंगे कि संविधान तो हमारी मर्जी से बना ही नहीं, कुछ ना कुछ तो उनकी हाथ भी रखने पड़ेगी। इसीलिए 296 इलेक्टेड और 93 जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया, उनको अलॉट किए गई प्रिंसली स्टेट्स को, वो उनको भी इजाजत, मतलब उनको भी इसमें मिलाया गया। तो टोटल 389 बने। आउट ऑफ दीज 389 15 वर वुमेन। ठीक है, 15 महिलाएं, बाकी के तो चलो सारे ही पुरुष थे, बट 15 महिलाएं भी थी। ठीक है। अब होता क्या है कि जो 296 मेंबर्स हैं, इसमें से भी 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के थे। मगर जो 4 हैं 296 में से 4 जो हैं वो मेंबर जो हैं वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को जो हैं वो रिप्रेजेंट करते थे। जैसे आपको पता ना चीफ प्रोविंसेस में जैसे हिमाचल भी है। ठीक है, हिमाचल जो था उस टाइम पे 1948 में, ठीक है, बाद में बना था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो पहले से थे। जैसे कौन कौन थे? वो इलेक्टेड नहीं थे, वो थे एक दिल्ली, एक था राजस्थान का एरिया, ठीक है, अजमेर मारवाड़ वाला, ठीक है, एक था कुर्ग। कुर्ग आपने सुना, उस दिन भी बताया था मैंने। ठीक है, कुर्ग जो था आपका ये मैसूर से नीचे कर्नाटक वाला एरिया, एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, आप देखो उस टाइम पे आजाद नहीं हुआ है, बलूचिस्तान ब्रिटिश लिख रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का एरिया है, आज ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मतलब ये जो 4 हैं इनको जो है यहाँ से इलेक्ट नहीं किया गया था, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत जो है वो चीफ कमिश्नर को यहाँ पे इसका मेंबर बनाया गया। दिल्ली के चीफ कमिश्नर, अजमेर और कुर्ग और बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर को भी सीटें दे दी गई यहाँ पे। तो 292 डायरेक्टली इलेक्टेड थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 296 इलेक्टेड इसलिए लिखा गया है, और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से आए। ठीक है, इसलिए तरह से टोटल हुए 399। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसकी पहली मीटिंग कहाँ कब हुई थी? ऑन फर्स्ट मीटिंग, और किसने अध्यक्षता की थी वो सब आपको आइडिया है, इस चीज को बार बार पढ़ेंगे। फर्स्ट मीटिंग ऑन 9th of December 1946। बनी कब? संविधान सभा नवंबर में। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। मगर बाद में इसी मीटिंग में परमानेंट अध्यक्ष को भी सिलेक्ट कर दिया गया और चुन लिया गया और वो बन गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो अगली मीटिंग जो हुई 11 दिसंबर 1946 को उसकी अध्यक्षता हुई थी उनके द्वारा, जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर देखिए ये चीजें चलती रही। सॉवरेन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बन गई, उसके बाद उसकी जो है कमेटीज बनाई गई। ठीक है, अब देखिए कमेटीज बनाई गई, उसके लिए जो 7 कमेटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम कमेटीज की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज हैं वो बहुत सारी डिफरेंट टास्क हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए वो अलग अलग बनाएंगे। तो इसके बारे में जैसे यूनियन पावर्स कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हेड की। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हेड की। 3 कमेटीज थी ये जवाहरलाल नेहरू ने हेड की। ठीक है, एक यूनियन पावर्स कमेटी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक थी स्टेट कमेटीज जो कि नेगोशिएट कर रही थी स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो ये 3 कमेटीज हेड की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कौन कौन है इनको लिख देता हूँ मैं। देखिए कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब यूनियन जहां लग गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। मगर एक स्टेट की भी की थी, स्टेट्स कमेटी, जिसमें बोल सकते हैं कि कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। ठीक है, ऐसी कमेटी जो स्टेट्स के साथ नेगोशिएट कर रही थी वो भी नेहरू ने ही इसको हेड किया था। अब हमें स्टेट्स की बात जब आती है कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएट तो पटेल ने किया था। ठीक है, तो वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं हम, उन आजादी के बाद उनकी बात नहीं कर रहे जो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया, वो बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है। तो एक तो बनेगी यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, एक बन गई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और तीसरी है स्टेट कमेटीज जिसको हम बोलते हैं कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। ये तीनों ही किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के। अब 2 की थी सरदार पटेल ने, एक थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, वो थी, ये 2 थी इनके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। मतलब 2 कमेटीज को हेड किया नेहरू ने, 3 कमेटीज को हेड किया नेहरू ने, 2 कमेटीज को हेड किया पटेल ने, 2 कमेटी को हेड किया राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, और एक कमेटी जो थी वो की थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था। एक जीवी मावलंकर ने भी हेड की थी, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, उन्होंने कौन सी कमेटी को हेड किया था?
तो कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस होंगे उसके ऊपर जो कमेटी है उसको हेड किसने किया था, वो किया था जीवी महावलंकर ने। ठीक है, तो इस तरह से 3 2 2 2 1 इस तरह से याद रख सकते हैं और इम्पोर्टेंट रहती हैं, पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी को थोड़ा सा डिटेल में भी देखना चाहिए आपको कि कब कब क्या क्या हुआ, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि क्या क्या हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। चेयरमैन तो हमारे अम्बेडकर थे, मगर उन्होंने ड्राफ्ट कब दिए, कितने मेंबर थे, कौन कौन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में हुआ क्या था कि शायद 1 या 2 मेंबर ऐसे थे जो चेंज भी हुए थे बाद में, एक की तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन वहां से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी कमेटीज को ही आगे एक्सटेंड हम करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इनेक्टमेंट कैसे हुई और जो सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन